हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। हमने जो है पिछली क्लास में 19वें क्वेश्चन तक बता दिया था। अब हम लोग 20वें क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो 20वां क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है 20वां क्वेश्चन, कि यदि ए और बी त्रिज्याओं वाले दो आवेशित चालक गोले एक तार के द्वारा एक दूसरे से जोड़े गए हैं, दोनों गोलों के पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्रों में क्या अनुपात है। दोनों गोलों के पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्रों में क्या अनुपात है। फिर कह रहा, प्राप्त परिणाम को यह समझाने में भी प्रयुक्त कीजिए कि किसी एक चालक के तीक्ष्ण और नुकीले सिरों पर आवेश घनत्व चपटे भागों की अपेक्षा अधिक होता है। तो मान लीजिए कि दो क्या है गोले हैं, एक इसमें एक की त्रिज्या कितनी है, ए है, और दूसरा जो गोला है उसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, बी। ठीक, दो गोले हैं जिसमें एक की त्रिज्या ए है और दूसरे की त्रिज्या क्या है, बी है। ठीक है ना। तो अगर हम इसकी धारिता के बारे में, मान लिया गोला ए है और दूसरा गोला बी है, अगर हम इसकी धारिता के बारे में बात करें तो इसके लिए थोड़ा सा हम अलग से समझाएंगे आपको चीज, उसको जान लेंगे, फिर जो है उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं इन चीजों को। तो अब इस पर चर्चा करते हैं अलग से। पहले क्या है, जैसे आप जानते हैं कि अगर कोई गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर, क्या है, आर। क्लियर। तो और इस गोले को कितना आवेश दिया गया है, क्यू आवेश दिया गया। ये चालक है और इसको कितना आवेश दिया गया है, क्यू आवेश दिया गया है। तो वो जो आवेश होगा वो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। क्लियर होगा कि नहीं होगी। तो इस आवेश जो आवेश एक समान रूप से इस पर वितरित हो गया, इसके कारण जो विभव उत्पन्न होगा V = क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। कितना चार्ज हो गया है, Q, और रेडियस कितना है, R, तो विभव कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R हो गया। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर इस चालक की धारिता के बारे में हमको बात करना है तो C = क्या होता है, Q/V। C किससे होता है, Q/V। क्लियर हो गया। तो C, Q की वैल्यू हो गई Q और V की वैल्यू रख देंगे, तो V की वैल्यू नहीं रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 into Q/R। ठीक है ना। अब Q से Q क्या हो जाएगा, कैसे आउट हो जाएगा और ये सब कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो therefore C = क्या हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। ये फार्मूला मिल गया। C = क्या मिल गया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R मिल गया। ये बात समझ आ गई नहीं आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये जान रहे हैं, आप ये जान गए कि अगर कोई गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या R है तो उसकी धारिता कितनी होगी, C = 4 पाई एप्सिलॉन 0 R होगी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कौन कौन से चालक दिए हुए, दो चालक गोलीय चालक दिए हैं। पहले की त्रिज्या कितनी है, A है, और दूसरे की त्रिज्या क्या है, B है। तो अगर पहले की त्रिज्या A है और दूसरे की त्रिज्या B है तो गोलीय चालक A की जो धारिता होगी, गोलीय चालक A की धारिता क्या होगी, गोलीय चालक A की धारिता C1 = लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R की यहाँ पर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। R की यहाँ पर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। और फिर गोलीय चालक
4 पाई एप्सिलॉन 0, एक यहाँ पर क्या आ जाएगा बी, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है बी। अब सवाल में क्या कह रहा है कि इन दोनों को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, इनको जोड़ दिया गया। तो जब जोड़ दिया गया तो जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़ने पर दोनों का विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। जोड़ने पर जो दोनों का विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो लिखा क्या कि यदि जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, यदि जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव क्या हो, V हो, तथा चालकों पर आवेश क्या हो, Q1 और क्या हो, Q2 हो। तो Q1 और Q2 हो तो क्या होगा, यहां से Q1 Q इक्वल टू क्या होगा, Q इक्वल टू क्या होता है C, Q इक्वल टू क्या होता है C, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 हो गया, C की यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले चालक के फैक्टर क्या है C1, तो C1 हो जाएगा इनटू V हो गया। क्लियर हो गया, आवेश Q1, धारिता C1 और उभयनिष्ठ विभव V, और Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा C2V, Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा C2V के इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होगी। अब फिर क्या है, यहाँ से अगर आप Q1 अपान Q2 निकालें, therefore Q1 अपान Q2 इक्वल टू किससे हो जाएगा, C1V अपान C2, B से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। therefore Q1 अपान Q2 इक्वल टू क्या हो गया, C1 अपान C। क्लियर हो। अब C1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 की, तो यहाँ पर लिख दिया आपने 4 पाई एप्सिलॉन 0 की। क्लियर हो गया। और C2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 की, ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 V। अब 4 पाई एप्सिलॉन 0 से 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो क्या मिला, Q1 अपान Q2, Q1 अपान Q2 is equal to A by B। इतनी बात हो गई नहीं हो गई, समझ में आ रहा है क्या, तो दिक्कत तो हो नहीं रहा होगा मुझे लगता है। अब क्या पूछा है इसमें, क्या पूछा है, तो ये जो है दोनों कोनों के पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्रों में क्या अनुपात है, विद्युत क्षेत्रों का अनुपात पूछा है। तो देखिए क्या है, अगर हम सीधी बात सुना गया तो Q1 अपान Q2 इक्वल टू क्या हो गया, A अपान। फिर देखिए आप अगर पृष्ठ आवेश घनत्व के बारे में बात करें तो पृष्ठ आवेश सिग्मा बराबर किसके बताया गया है, सिग्मा बराबर किसके बताया गया है, पृष्ठ Q अपान A के बताया गया, नहीं बताया गया, क्लियर है नहीं क्लियर है, सिग्मा किसके बताया, Q अपान A, पृष्ठ आवेश घनत्व Q अपान A होता है कि नहीं होता है। पहले का पृष्ठ आवेश घनत्व निकालेंगे अब हम, और दूसरे का पृष्ठ आवेश घनत्व निकालेंगे। अब आप कहेंगे कि पृष्ठ आवेश घनत्व क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि आप एकदम E बराबर क्या होता है, E इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। E इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होता है। तो एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट राशि हो गई, नियत राशि हो गई। अब अगर हमको सिग्मा मिल जाएगा, दोनों का सिग्मा मिल जाएगा, पहले चालक का सिग्मा मिल जाएगा, दूसरे चालक का सिग्मा मिल जाएगा, यानी पहले चालक का पृष्ठ आवेश घनत्व मिल जाएगा, दूसरे चालक का पृष्ठ आवेश घनत्व मिल जाएगा, और दोनों का अनुपात ले लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, दोनों का अनुपात ले लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको विद्युत क्षेत्रों का अनुपात मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। अब पुनः पहले
चालक का पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पहले चालक का पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो जाएगा? पहले चालक का पृष्ठ आवेश घनत्व अगर हमने सिग्मा 1 माना है तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q1 अपान A। Q1 अपान A, सिग्मा Q अपान A होता है। पहले पूरा चार्ज कितना है? Q1 है और इसका एरिया हमने मान लिया कितना? A1 मान लिया। एरिया हमने क्या मान लिया? A1 मान लिया। खेल होगा कि नहीं होगा? तो Q1 की जगह हो जाएगा Q1 और इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया, इसका एरिया का मतलब क्या है? इसका संपूर्ण पृष्ठ। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ किसके बराबर होगा? 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। आर की यहाँ पर त्रिज्या कितनी दी हुई है? ए दी हुई है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? A1 स्क्वायर, 4 पाई A1 स्क्वायर हो गया। बस में आ गया, तो दिक्कत तो नहीं है। Q1 हो गया और गोले का पृष्ठ का 4 पाई आर स्क्वायर, A1 A 4 पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ से क्या है? इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है? A। यहाँ पर कितना ले लिया? A स्क्वायर। इतनी बात हो गई। तो सिग्मा 1 इसका किसके लिए गया? Q1 अपान A1 और Q1 अपान A1 इसका क्या ले लिया? Q1 अपान 4 पाई A स्क्वायर। अब इसी प्रकार अगर हम सिग्मा 2 निकालें, इसी प्रकार दूसरे गोलीय चालक का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा 2 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ इसका आवेश Q1 है, इसका आवेश Q2 है, तो Q1 की जगह क्या हो जाएगा? Q2 हो जाएगा अपान 4 पाई A स्क्वायर। 4 पाई A स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 पाई B स्क्वायर। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? क्योंकि दूसरे की त्रिज्या कितनी दी हुई है? देखिए पुनः हमको निकालना क्या है? विद्युत क्षेत्रों का अनुपात। तो पुनः E1 अपान E2 इज इक्वल टू E1 अपान E2 इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपान एप्सिलॉन 0 और अपान सिग्मा 2 अपान एप्सिलॉन 2। E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 और तो यहाँ पर E1 है तो सिग्मा 1 अपान एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और क्या हो जाएगा? सिग्मा 2 अपान एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया? एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कट गया। क्या मिला है? E1 अपान E2 इज इक्वल टू क्या मिला? सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2। तो अब आपको समझ में आ गया होगा सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 क्यों निकाला गया। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आया कि हमको E1 अपान E2 निकालना है और E1 अपान E2 किसके इक्वल है? सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 के इक्वल है। और सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 निकालने के लिए हमको सिग्मा 1 चाहिए और सिग्मा 2 चाहिए, तभी तो हम दोनों का अनुपात ले पाएंगे। और सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का अगर हम अनुपात लेंगे तो हमको Q1 बटे Q2 मिलेगा। अभी आगे देखेंगे। और Q1 बटे Q2 के का इस्तेमाल करने के लिए हमने यहाँ पर पहले ही Q1 बटे Q2 निकाल दिया है। तो यानी सवाल को लगाने से पहले आपको उसके बारे में, किसी सवाल को लगाने से पहले उसके बारे में पहले से बार मनन कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले दिमाग में आपको क्या आएगा कि आपको E1 अपान E2 निकालना है और E1 अपान E2 बराबर क्या होगा? सिग्मा 1 अपान एप्सिलॉन 0 और बटे सिग्मा 2 अपान एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 कट गया, यानी सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2। अब सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 चाहिए तो इसलिए सिग्मा 1 निकाला और सिग्मा 2 निकाला। अब देख रहे हैं अगर सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 निकाल लें तो इसको Q1 और Q2 का अनुपात चाहिए हमको, इसलिए Q1 अपान Q2 निकाल लिया। और Q1 अपान Q2 निकालने के लिए हमको सूत्र लगाना पड़ा Q/CV का। बात में आ रही नहीं आ रही? तो दिक्कत तो नहीं है।
समझ नहीं आ गया तो दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है। आगे बढ़े हम लोग। तो अब हम E1 अपान E2 बराबर क्या होगा, सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2, और सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी मिली है आपको, सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी मिली है, Q1 अपान 4 पाई A स्क्वायर और बटे सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी मिली है, सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी मिली है आपको, Q2 अपान 4 पाई B स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और B स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। देखिए तो यहाँ से हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा therefore E1 अपान E2 इक्वल पहले और 1 पर 2 पर 3 पर 4 पहले और चौथे का गुणा होता है और दूसरे और तीसरे का, क्या हो गया Q1 इंटू B स्क्वायर अपान Q2 इंटू A स्क्वायर। क्लियर हो गया, इतनी बात सुना दी है। इसलिए E1 अपान E2 इक्वल देखा E1 अपान E2 का इस्तेमाल करो, E1 E2 की वैल्यू कितनी दी है, A अपान B दी हुई है, तो यहाँ पर लिखिए E1 अपान B दी है, अब A अपान B इंटू E स्क्वायर का A स्क्वायर। अब एक B से एक B कैंसिल आउट हो गया, एक B से एक A कैंसिल आउट हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं। इसलिए E1 अपान E2 इक्वल क्या मिला, B अपान A, ये है। तो विद्युत क्षेत्र का जो अनुपात है वो B अपान A के बराबर है। ये नया क्वेश्चन आया है यूपी बोर्ड में, पिछले साल आया था ये क्वेश्चन। तो अगर आप मेहनत करेंगे, समझेंगे सवालों को, तो जानेंगे और उसको लगाएंगे। कोई नई बात नहीं थी, कोई टेक्निकल बात नहीं थी। आप जानते हैं कि जब दो गोली चालकों को जोड़ा जाता है तो आवेश का पुनर्वितरण होता है, और तब तक होता है जब तक वो दोनों का उपयोग समान ना हो जाए। वह हमने भी मान लिया, फिर Q बराबर C का फार्मूला लगा के Q1 और Q2 का अनुपात ले लिया, फिर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि E1 अपान E2 में हमको सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 मिलने वाला था, और इसलिए हमने सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 निकाला, और फिर उसके बाद E1 अपान E2 निकाला। क्लियर हो गया, पास में आगे नहीं, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इससे आपको पता चलता है कि E1 अपान E2 प्रिंसिपल क्या हो गया, B अपान A के हो गया। यहाँ से एक चीज और देखिए, अब इसमें जो दूसरा पार्ट दिया हुआ है कि प्राप्त परिणाम को यह समझाने में प्रयुक्त कीजिए कि किसी चालक के पीछे और नुकीले सिरों पर आवेश घनत्व चपटे भागों की अपेक्षा अधिक होता है। तो निश्चित रूप से अगर देखें तो सिग्मा 1 इसका क्या दिया हुआ है, Q1 अपान 4 पाई स्क्वायर। तो अगर त्रिज्या अधिक होगी तो पृष्ठ आवेश घनत्व कम होगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर चालक मोटा होगा तो क्या होगा, उसका पृष्ठ आवेश घनत्व कम होगा, और अगर चालक पतला होगा तो उसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा, कम। यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है कि सिग्मा जो है वो व्यक्तमानुपाती किसके, 1 अपान A। अगर इसको कांस्टेंट माने तो 1 अपान A, अभी हमने इस चीज को बताया क्या, सिग्मा इक्वल टू Q अपान A बताया नहीं बताया। तो अगर Q को कांस्टेंट माने तो सिग्मा इसके अनुपाती होगा 1 अपान A। ये बता रहा है कि अगर एरिया बड़े अधिक होगा तो पृष्ठ आवेश घनत्व कम होगा, और अगर एरिया कम होगा तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वो बात तो इसका मतलब ये बता रहा है कि नुकीले सिरों का, अगर सिरा नुकीला होगा तो उसका क्षेत्रफल कम होगा, उस सिरे का क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा, और अगर क्षेत्रफल कम हो गया तो उससे आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और जो इस सवाल में यही कहा है कि बताइए कि प्राप्त प्रमाण को यह समझाने में बताइए कि चालक के पीछे और नुकीले सिरों पर आवेश घनत्व चपटे भारी भागों की अपेक्षा अधिक होता है। तो मुझे लगता है बात समझ में आ गई हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। और बड़े बड़े सवाल हैं, एडिशनल एक्सरसाइज काफी बड़े हैं और इसको बहुत तेजी से बताया भी नहीं जा सकता है। अगर तेजी से बताया जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट सवाल है नहीं बताया जा रहा है ताकि आप
0 कामा माइनस ए, 0 कामा 0 कामा माइनस ए तथा 0 कामा 0 कामा ए पर दो आवेश क्रमशः माइनस q और प्लस q। चलिए एक्सिस हमने मान लिया और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसको x मान लिया, इसको z मान लिया और इसको y मान लिया। अब आपके मन में क्वेश्चन ये उठेगा कि सर यहाँ पर y और यहाँ पर z मान लिया, ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, आप समझने के लिए किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, तो दिक्कत नहीं है। तो सर आप y ही मान लेते, हमने y को नहीं माना, अभी आपके समझ में आ जाएगा। तो जैसे पहले कह रहा है बिंदु 0 कामा माइनस, तो 0 कामा माइनस एक की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ना x अक्ष मिल गया ना y अक्ष मिल गया, सीधे z अक्ष की नेगेटिव दिशा मिल गया। तो नेगेटिव z अक्ष की नेगेटिव दिशा दिखाने के लिए इसके नीचे दिखाना ज्यादा सरल है, इसलिए z इस यहाँ पर दिया गया। अगर y इधर लेते तो इसका अपोजिट डायरेक्शन इधर दिखाने में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, आप पॉजिटिव और नेगेटिव में फंस सकते थे, इसीलिए z को यहाँ पर लिया गया ताकि z के जो नीचे वाला, इसके नीचे वाला जो पार्ट होगा उसको हम माइनस के रूप में समझ सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पास में आगे नहीं आगे z क्यों मांगे गए इसको जानता है, नहीं जानता है, ये बात क्लियर हो गई। चलिए तो अब ये बिंदु क्या हो गया, इसको हमने मान लिया ये बिंदु हो गया आपका 0 कामा माइनस, ना x अक्ष मिल गया ना y अक्ष मिल गया, ये हो गया। फिर दूसरा क्या है 0 कामा 0 कामा ए, 0 कामा 0 कामा ए, दूसरा है 0 कामा 0 कामा ए। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि ना आप x अक्ष मिल गए ना y अक्ष मिल गए, सीधे z अक्ष मिल गए। और यहाँ पर कौन सा साइन दिया हुआ है, पॉजिटिव साइन दिया हुआ है, इसका मतलब कहाँ गया ऊपर की, कहाँ गया ऊपर की। तो यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आप मानेंगे 0 कामा 0 कामा ए हो गया, 0 कामा 0 कामा ए हो गया। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब सवाल में क्या कह रहा है कि यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर कौन सा आवेश है माइनस क्यू आवेश है, और यहाँ पर कौन सा आवेश है प्लस क्यू आवेश है। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब क्या कह रहा है कि जो है बिंदुओं 0 कामा 0 कामा z और x कामा y कामा 0 पर स्थिर विद्युत विभव क्या है, 0 कामा 0 कामा z। अब 0 कामा 0 कामा z की जब हम बात कर रहे हैं, 0 कामा 0 कामा z की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये ना x अक्ष क्या हम मिल गए ना y अक्ष के ना z अक्ष के, z अक्ष के कितनी दूरी है z। तो जो z दूरी है ये पता नहीं है, z दूरी पता नहीं है कि वो a से ज्यादा है या a से कम है। तो जब नहीं पता है चाहे आप इसके नीचे लीजिए और चाहे ऊपर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 0 कामा ये है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उतनी ये है, और जब 0 कामा z ले रहे हैं इसका मतलब इसका हम कितनी दूरी चलेंगे z दूरी। अब z दूरी चल रहे हैं तो z दूरी a से ज्यादा भी हो सकती है और a से कम भी हो सकती है। तो जब जो है नहीं पता है तो कहीं भी मान लीजिए, हमने मान लिया कि यहाँ पर है 0 कामा 0 कामा z, 0 कामा 0 कामा z। क्लियर हो गया? और फिर कह रहा है x कामा y कामा 0 पर, x कामा y कामा 0 कैसे मिलेगा, x कामा y कामा 0 कैसे मिलेगा, ये इसका मतलब x अक्ष से कितनी दूरी है, x अक्ष से कितनी दूरी है x, फिर y दिया है तो y अक्ष से y अक्ष से इसके पैरेलल आएंगे ऐसे, कितनी दूरी है y, ये दूरी x है और ये दूरी y। फिर z है 0 कितना है यानी यही ना, अब ना ऊपर जाएंगे ना नीचे, यानी यहाँ पर ये दूरी मिलेगी आपको x कामा y कामा 0। x ऐसे है, x अक्ष से ऐसे क्यों आए और बता देते हैं यहाँ, और पिक्चर दिखा दें इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल है और ये बिंदु कौन सा है, क्या है x कामा y कामा 0, और ये दूरी कितनी है y। ये
बात समझ आ गई नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे लगता है, मेरी बात समझ आ गई होगी। तो अब कह रहा है कि इस बिंदु पर विभव निकालें, यानी बिंदु P पर हमको विभव निकालना है और बिंदु Q पर विभव निकालना है। तो प्यारे बच्चों, और ये बिंदु मान लीजिए हमको A और ये बिंदु मान लीजिए क्या है आपको B। तो प्यारे बच्चों, अगर हमको बिंदु सबसे पहले किस बिंदु पर बात विभव निकालना है, हमको 0, 0, Z आराम से समझिए। तो 0, 0, Z पर अगर आपको विभव निकालना है, तो 0, 0, Z पर विभव निकालना है, तो आपको किसके किसके कारण इस बिंदु पर विभव निकालना होगा? आपको बिंदु पर P पर जो आवेश स्थित है प्लस उसके कारण इस बिंदु पर विभव निकालना होगा P पर, और बिंदु A पर जो आवेश स्थित है माइनस Q, उससे इस बिंदु P पर आपको क्या निकालना होगा? विभव निकालना होगा। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ रहा है? चलिए, इतनी बात होगी कि नहीं होगी? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ गया है? चलिए, अगर यहाँ पर मैं फिर से एक बार सवाल को देख लेता हूँ, कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि Z जो है ऊपर है या नीचे है, तो आप Z को ऊपर भी मान सकते हैं और नीचे भी मान सकते हैं, तो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? असवा के मान लीजिए यहाँ पर नाम आपको कंफ्यूजन लग रहा है, तो आप यहाँ पर भी थोड़ा बढ़ा दीजिए, और यहाँ तो आप यहाँ पर जो है इसको जो है बढ़ाकर यहाँ पर कोई पॉइंट P मान सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो? 0, 0, Z। तो आप चाहे ऊपर मानिए चाहे नीचे मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ऊपर करके बता दे रहे हैं, अगर आप इच्छा हो तो आप नीचे मान करके भी लगा सकते हैं, जैसे कि अभी हमने इसके पहले यहाँ पर पी लिया था। तो चलिए, अब हम अगर बिंदु P पर विभव निकालना चाह रहे हैं, तो किसके किसके कारण निकालेंगे बिंदु P पर विभव? बिंदु P पर विभव निकालेंगे बिंदु A पर जो आवेश स्थित है उसके कारण विभव निकालेंगे, और बिंदु P पर जो आवेश स्थित है उसके कारण विभव निकालेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास बीच का जो फार्मूला हो गया है 1/4πε0 Q/r के बराबर है। तो यानी हमको आवेश से जो मिला हुआ है और r क्या है? दूरी। तो सबसे पहले यानी अगर हमको बिंदु B के कारण इस बिंदु पर विभव निकालना है, तो B और B के बीच की दूरी चाहिए कि नहीं चाहिए? जी हाँ चाहिए। और फिर A के कारण बिंदु P पर विभव निकालना है कि नहीं निकालना? जी हाँ निकालना है। तो A से B तक की हमको दूरी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? चलिए, सबसे पहले हम AP और BP निकालते हैं। AP A यहाँ पर है और P कहाँ पर है? यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, अगर इस दूरी की हम बात करते हैं तो ये दूरी क्या है? Z है कि नहीं? और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? तो कितनी दूरी आप नीचे आएगी? A दूरी। -3 ये बता रहा है कि आप नीचे आ जाए, लेकिन दूरी आपने कितनी तय ली? A। तो ऊपर यहाँ से यहाँ तक की दूरी Z हो गई और यहाँ से यहाँ तक की दूरी A हो गई, तो AP = क्या हो जाएगा? Z + A हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतनी बात हो गई। और अगर हम BP निकालते हैं, क्या निकालते हैं? BP = यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो Z है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है कितनी है? A। कितनी है ये? A। क्लियर है? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी Z और यहाँ से यहाँ तक की दूरी A, ये दूरी कितनी बची? Z में से A को हटा देंगे तो ये हो जाएगा Z - A। सुना है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यानी आपको दूरी मिल चुकी है, दूरी आपको मिल चुकी है। ये बात क्लियर हो गई? चलिए, दूरी जब मिल गई, AP मिल गया हमको और BP मिल गया, तो हम सूत्र क्या लगाएंगे? -Q आवेश के कारण Q आवेश के कारण बिंदु -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या होगा? क्या होगा? V1 क्या हो जाएगा? 1/4πε0। आप लिख देते हैं V1 1/4πε0 इंटू Q की यहाँ पर क्या हो जाएगा? -Q
ए से पी तक की दूरी कितनी है? ए से पी तक की दूरी हो गई z प्लस ए, यहाँ पे लिख देंगे z प्लस ए। क्लियर हो गया? इसी तरह से प्लस की बात है इसके कारण बिंदु P पर भी हो D2 इक्वल टू किसके होगा? तो D2 इक्वल टू किसके होगा? 1/4 इंटू प्लस Q से इसकी दूरी किसके बराबर है? BP के बराबर है, और BP किसके इक्वल आ चुका है? Z माइनस ए की। तो यहाँ पर लिखेंगे Q अपान Z माइनस ए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत तो है नहीं। तो परिणामी विभव के लिए क्या करेंगे? V1 और V2 को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, ठीक है ना? इसलिए बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव V इज इक्वल टू क्या हो गया? V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 हो गया कि नहीं हो गया? अब V1 प्लस V2 हो गया, यहाँ से V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी होगी? ये हो गई, और V2 की वैल्यू ये हो गई। इन दोनों को साफ कर लेंगे, बिंदु P पर विभव निकल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मुझे लगता है समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से आपको बिंदु Q पर भी विभव ज्ञात करना है। इसके कारण बिंदु A के कारण आवेश प्लस Q के कारण विभव निकालेंगे यहाँ पर Q पर, और आवेश जो है माइनस Q के कारण Q पर विभव निकालेंगे। निकालिएगा, जब बिंदु P पर तो विभव निकल जाएगा, यहाँ पर V1 की वैल्यू रख देंगे और V2 की वैल्यू रख देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो अगले वीडियो में कल हम इसको पूरा और बताएंगे। इसको भी आपको हल करना है। इसके कारण बिंदु P पर विभव निकालना है, किसके कारण? प्लस Q चार्ज के कारण और माइनस Q चार्ज के कारण। अब AQ कैसे निकलेगा और BQ कैसे निकलेगा हमें बता देंगे आपको, कि दूरी चाहिए राशि की नहीं चाहिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आएंगे अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ। सूत्र क्या है? अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। अब इसको आप करिएगा, नहीं आएगा तो कल हम इसको बिंदु P पर विभव बताएंगे। बिंदु P पर विभव तो आप निकाल ही लेंगे, फिर भी कोई दिक्कत रहेगा तो बताइएगा। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।